हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जनन का नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूं। इसके पिछले के वीडियो में आप लोगों ने जनन की परिभाषा, जनन के प्रकार को आप लोगों ने देखा था और प्रकार में अलैंगिक और अलैंगिक को परिभाषित मैंने किया था और अंतर भी किया था। तो अलैंगिक जनन के अंतर्गत जितनी भी विधियां होती है मैंने उसका भी नाम लिखा था। आज इस वीडियो में आप जो विधि अलैंगिक का 6 विधि है, 6 विधि में आपने 2 विधि को पढ़ लिया था, विखंडन और मुकुलन को। तो आज हम तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा का चर्चा हम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि तीसरा विधि अलैंगिक जनन के अंतर्गत जो लोअर प्लांट में निम्न स्तरीय पौधों में पाया जाता है वो तीसरा क्या है। इसका नाम है, देखिए, बीजाणु निर्माण। तीसरा क्या है? बीजाणु निर्माण, एस्पोरुलेशन। एस्पोरुलेशन। अब बीजाणु निर्माण किसमें होता है, बीजाणु क्या होता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है। तो किसी जीव में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोई भी जीव होता है उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, उसी विशेष प्रकार की कोशिकाओं को हम बीजाणु कहते हैं। ठीक है। और उसमें एक क्वालिटी मीन्स गुण पाया जाता है कि विषम परिस्थिति में भी वो कायम हो सकता है और साथ में एक नए पौधे का निर्माण वो कर सकता है, नए जीव का निर्माण कर सकता है। तो आइए परिभाषा इसका हम पहले दे दें। जब किसी जीव के शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो तो उन कोशिकाओं को ही बीजाणु, इसको हम अंग्रेजी में स्पोर कहते हैं। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कायम रहती है। विशेष परिस्थितियों में भी होती है, मीन्स अनुकूल परिस्थिति हो तो होगा ही होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में भी, प्रतिकूल उल्टा परिस्थिति होगा तो भी होगा, रहती है। और इसमें संपूर्ण जीव बनाने की क्षमता भी होती है। तो आपने देखा परिभाषा इसका कि जब किसी जीव के शरीर के अंदर हो, जीव के शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं, है ना। यह क्या होता है, ये प्रतिकूल माने विषम परिस्थिति जब होती है, इस परिस्थिति में भी ये कायम हो सकता है। अनुकूल परिस्थिति होगा तो होगा ही होगा, लेकिन विषम परिस्थिति भी होगा तो अभी यह हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें एक और क्षमता पाई जाती है कि संपूर्ण जीव बनाने की इसमें क्षमता होती है, एक नया। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास, एस्परजिलस, पेनिसिलियम आदि। अब इसके हम टाइप्स को देखते हैं। बीजाणु निर्माण की बात करते हैं, जिसके 2 टाइप हैं। एक होता है चल बीजाणु, इसको बोलते हैं जूस्पोर। एक दूसरा होता है अचल बीजाणु,
औचल बीजाणु एप्लोनोस्पोर इसको हम या बायकोनेडिया या कोनेडिया के द्वारा भी कर सकते हैं। कोनेडिया के द्वारा भी औचल हो जाता है। औचल बोलिए इसको चल नहीं होगा, ठीक है, या कोनेडिया द्वारा। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि जो चल बीजाणु है इसके अंदर एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा। चल जो गति करके बीजाणु निर्माण करेगा और नया जीव बनाएगा, और एक दूसरा होगा वो औचल होगा, ये क्या करेगा, अस्थिर रहेगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा, फिर भी एक नया जीव को बनाएगा। तो इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल होगा वह क्ले माइडोमोनास, और इधर जो एग्जाम्पल होगा पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ये दोनों एग्जाम्पल जो है औचल होगा। अब यहाँ पे देखना फिगर में कि क्लेमाइडोमोनास किस तरह से ये करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फिगर है यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है आपका। ये जो देखिए यही है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। अब यहाँ देखिए ये आपको जो है अंदर ये सेल है, और इसके अंदर जो एक विशेष प्रकार का सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजाणु। ये बीजाणु निर्माण हुआ, और बीजाणु जब ये परिपक्व होता है तो क्या होता है, इसमें ये बाहर निकलता है, इससे अलग होकर फटता है मातृ कोशिकाएं बॉडी, और उसके बाद निकल करके क्या एक नया जीव आगे बनाता है, ठीक है। और यह जो बनाता है, यह जो देख रहे हैं ये वाला किसी कहते हैं कसाभिका। इसी के द्वारा ये मूवमेंट कर करके 4 से 8 क्लेमाइडोमोना बना देगा। धीरे धीरे मूवमेंट करते करते जैसे करके नया निकल जाएगा, ठीक है। हम लोगों की एग्जाम होती है 11-12 की, तो उसमें सिर्फ ये एग्जाम्पल पूछा जाता है चल बीजाणुओं के द्वारा किसमें अलिंग क्रिया होती है, यानी तो क्लेमाइडोमोनास में किस प्रकार का जनन होता है, तो वहां पे लिखना है चल बीजाणु। मींस यहाँ पे बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है, स्पोलेशन के द्वारा होता है, ठीक है। ये आपका है, ये हो गया। अब इधर की बात करते हैं हम पेनिसिलियम की बात। तो पेनिसिलियम में अब मैं एक बनाता हूं एग्जाम्पल, देखिए दिखाई पड़ रहा होगा। अब यहां से ये है, ये बन गया। अब इसके अंतर्गत जो है ये बना, एनसीईआरटी में फिगर डाला हुआ है। एक दो तीन ऐसे करके बना दीजिए। ये हो गया आपका कोनेडिया, यही बीजाणु है, इसको ही बोलते हैं कोनेडिया। ये क्या है, पेनिसिलियम है। ये पेनिसिलियम फिगर है। पेनिसिलियम के बारे में और जानिए कि पेनिसिलियम क्या है, एक प्रकार का ये कवक है। क्या है, एक प्रकार का ये कवक है। और भारत का ये दुनिया में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक दवा बनी थी यही कवक से, पेनिसिलियम से ही, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक था, उसी से पेनिसिलिन नाम का फर्स्ट एंटीबायोटिक दवाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। इस बात को आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक दवाई पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाई थी या बनाए थे। इस बात को निश्चित रूप से रखने वाली बात यह है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक दवाई जो है इस संसार में जो बनी, पहले अब तो मोस्टली बनता है बैक्टीरिया से, लेकिन पहली बार जो बना गया था एंटीबायोटिक दवाई वो बना था पेनिसिलियम से। और वह पेनिसिलियम का कौन सा वैरायटी था? तो पेनिसिलियम नोटेटम। इसी पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक दवा था, जिसका नाम पेनिसिलिन है। इसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। अर्थात क्या हो गया कि पेनिसिलिन ही सर्वप्रथम मैंने वर्ल्ड का, विश्व का सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा क्या नाम है? पेनिसिलिन। किससे बना है? पेनिसिलियम नोटेटम से। और वह क्या है? नोटेटम क्या है? कवक है। कौन बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। ठीक है, तो ये आपका उम्मीद है आप जो बीजाणु निर्माण जो है समझ गए होंगे। बीजाणु निर्माण हो गया है दो प्रकार का, एक होता है चल बीजाणु, दूसरा होता है अचल बीजाणु। में चल बीजाणु में क्लेमाइडोमोनास हो गया, और इसका एग्जांपल हो गया आपको पेनिसिलियम और एस्परजिलस। तो अब हम नेक्स्ट जो आप देखते हैं, इसका जो विधि है ऑलिंगरेंड का, वो है खंडन या विखंडीकरण। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। हालांकि फ्रेगमेंटेशन ये क्या होता है? यह क्या होता है, कोई भी कोशिका जो मातृ कोशिका है उसका शरीर जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो दो या दो से अधिक भागों में वह टूट जाता है। दो या दो से अधिक भागों में जब टूट जाएगा, यह टूटन जो है, यह टूटता है, यह किस वजह से टूटता है? इसमें एक लहर क्रिया होती है, या ये डेथ कर जाती है, या मृत्यु हो जाती है। इसके कारण अब ये मरने वाला होता है, इसलिए वो खंडित हो जाती है। तो ये कई कारण हो सकते हैं। एक लहर क्रिया भी इसमें होता है, वेव रिएक्शन के कारण भी ये टूटता है, और टूट के जो अलग हो जाते हैं उनसे जो नए जीव बन जाते हैं उसी को बोलते हैं हमें विखंडीकरण या खंडन। ठीक है, इसमें एस्पेरोगायरा यूलोथ्रिक्स इसका मुख्य एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको लिखते हैं, इसको आप सेंटेंस से बताता हूं। यह है कोशिकीय जीवों में होता है, यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इस क्रिया में मातृकोशिका परिपक्व होकर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। यह टूटने की क्रिया लहर क्रिया, इसको कहते हैं वेव एक्शन, या पुराने भागों की क्षति भी हो सकती है। मीन्स पुराने भागों की क्षति होना है, इससे जुड़ जाएगा, या नहीं तो उसमें क्या होगा, यह लहर क्रिया होती है ना, उत्पन्न होते जाएगा, उससे भी यह भाग क्या होगा, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है। ठीक है, इस टूटे हुए भागों से ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल में इसका है
गायरा, यूलोथ्रेक्स, ये दोनों क्या है याद रखिएगा, ये ग्रीन अलगी है, ग्रीन अलगी। क्या है ये? ग्रीन अलगी, है ना, शैवाल है ये, हरा शैवाल है ये, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स। ठीक है। हाइड्रा में भी ऐसा चीज होता है। लाइकेन है, लाइकेन में भी आपको इस टाइप का मिलता है। आप इसको फिगर में देख लीजिए, जैसे स्पायरोगायरा का समझिएगा कैसे लहर किसी टूटन होती है। जैसे देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में फिगर भी आपका दिया हुआ है। ये क्रिया आपकी हो गई। ये स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा है। अब देखिए इसका क्या खंडित होगा, है ना, जब ये मैच्योर परिपक्व होगा तो इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे करके खंडित होगा, 3 भागों में कटेगा, ये अलग अलग हो जाएगा, है ना। ये 3 भाग हो गया इसका। देखिए अब ये कट के क्या हुआ, 3 भागों हो गया। अब ये तीनों से एक हक, है ना, इससे भी एक स्क्वायर वगैरह बन जाएगा। जो पहले था ना परिपक्व, ये नया स्पायरोगायरा पर जितना टुकड़ा हुआ प्रत्येक टुकड़ा से एक एक स्पायरोगायरा बन जाएगा, मतलब इससे भी नया बन जाएगा, इससे बन जाएगा, इससे बन जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से ये खंडन की क्रिया होती है। किसमें? स्पायरोगायरा में, यूलोथ्रिक्स में। ये ग्रीन अलगी है ना, इसको कहते हैं क्लोरोफाइसी। ये आने वाले हम जब तीसरा अध्याय पढ़ेंगे ना, ये क्या कहते हैं, तीसरा अध्याय चौथा अध्याय जो भी है, अगला प्लांट किंगडम जब आएगा अध्याय, उसमें हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया कौन क्रिया? विखंडन की क्रिया। विखंडीकरण हो गया, फ्रेगमेंटेशन हुआ, खंडन क्रिया हुआ। अब आता है रीजनरेशन की क्रिया। रीजनरेशन इसको कहते हैं पुनरुद्भवन। 5वां नंबर यहाँ आता हूँ, रीजनरेशन जो कहते हैं पुनरुद्भवन, रीजेनेरेशन। ये क्या होती है? अब अक्सर इसमें होता है कि रीजनरेशन क्रिया और क्या कहते हैं विखंडीकरण क्रिया, दोनों सेम होता है। बहुत सारे किताबों में चर्चाएं हैं और बहुत सारा मंथन अभी भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा फर्क इसमें जरूर है। इसमें क्या होता है, ये मैच्योर होता है, विखंडीकरण क्रिया मैच्योर होता है, तब ये दो अधिक भागों में कटता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पुनरुद्भवन में ये मैच्योर नहीं होगा। किसी अवस्था में, चाहे वो अनमैच्योर्ड है, परिपक्व है और परिपक्व है, किसी भी स्थिति में ये इसको टुकड़ा टुकड़ा अगर हम काट देते हैं, जितना टुकड़ा होगा प्रत्येक टुकड़ा से एक नया जीव का निर्माण हो जाएगा। वही है पुनरुद्भवन। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार के जनन में अगर इस प्रकार के जनन में अगर मातृकोशा के शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में काट दें, चाहे क्या, चाहे वह परिपक्व हो या अपरिपक्व हो, तो प्रत्येक टुकड़ा
एक नए जीव को उत्पन्न कर देगा, है ना, उत्पन्न कर देगा। ये हो गया आपका एक जैसा एग्जाम्पल होगा स्पंज हाइड्रा प्लेनेरिया। अब देखो प्लेनेरिया यहाँ पे याद रखिएगा, प्लेनेरिया सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन होने वाले जीव है। ये कौन? एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल तो हुआ ही हुआ, लेकिन प्लेनेरिया के बारे में क्या हुआ? सबसे अधिक पूर्ण दोहन की क्षमता किसमें होती है? तो बोलिएगा प्लेनेरिया में। याद रखिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। और एक नोट में आपको बता दें, है ना, नोट में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मनुष्य के शरीर में जो यकृत है, इसको लीवर बोलते हैं, लीवर में पुनरुद्ध भवन की क्रिया सबसे अधिक होती है। मना और क्रिया होती है और अंगों में, लेकिन सबसे ज्यादा, और बाकी काफी स्लो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये यकृत जो है, ये हमारे शरीर, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन भी कहलाता है। ये इसमें क्या होता है? पुनरुद्ध भवन की क्षमता में से रीजनरेशन की क्षमता सबसे अधिक पाया जाता है लीवर में। तो अभी आपने देखा कि पूर्ण भवन की क्षमता जो होती है, इसमें होती है स्पंज है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया में, तो प्लेनेरिया में सबसे अधिक होगा। और उसके बाद मनुष्य की नोट करते हैं थोड़ा सा, यकृत में पूर्ण भवन की क्षमता ज्यादा होती है। नोट नंबर 1 हुआ। नोट नंबर बी में जो है एक छिपकली ले लीजिए। छिपकली के पूंछ में पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। ये एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बताया। आपने देखा होगा आपके घर में छिपकली के अगर किसी तरह पाँव टूट गया, पूंछ टूट गया, तो फिर दोबारा वो पूंछ बन जाता है। रीजनरेशन उसका होता है, मीन्स ऑटोमेटिक पूरा बॉडी नहीं होगा। ऐसा नहीं उसका मुंडी कट जाएगा फिर बन जाएगा, उसका और दूसरा पार्ट बढ़ जाएगा, कट जाएगा फिर बन जाएगा, नहीं। छिपकली के सिर्फ पूंछ में ही रीजनरेशन की क्रियाएं होती है, ऐसे उसमें पावर है, ठीक है। और बाकी मनुष्य में लीवर में सबसे अधिक होता है। ऐसे त्वचा में भी होता है। त्वचा में होता है तो समय लगता है काफी, क्योंकि जैसे अगर त्वचा कट फट गया तो पहले ऐसा बनने में इसको महीनों लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए कि इसमें, है ना, इसमें क्रिया कम होती है। छोटा सा कट गया, छोटा सा बनने में समय लगता है, लेकिन लीवर इतना बड़ा है फिर भी इसको पहले ऐसा बनने में इसको ज्यादा समय नहीं लगता है। महीना 2 महीना में ये जो है ना पूरा उतना बड़ा साइज बन जाता है, ठीक है। तो चलिए, जो भी है, कहीं 6 महीना में दिखाया गया है, कभी 4 महीना, कभी 2 सप्ताह बोलता है। साइंस बहुत, है ना, सर्च करेंगे तो अनेकों बातें थोड़ा कोई कुछ महीने, कोई कुछ दिन, है ना, करके बताया जाता है। लेकिन ये है, सही बात ये है कि लीवर डेवलप करता है, रीजनरेट करता है, ये बात सही है, ठीक है। तो चलते हैं, ये बात आपका हो गया। अब आप एक अंतिम चरण है, उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको बताऊंगा। उसके बाद हम क्रिया विधियां जो है वो पूरी होगी। उसके बाद हम इसके लाभ हानि पढ़ेंगे, है ना, महत्व को, जिसके अंदर महत्व को पढ़ेंगे, इसमें लाभ और हानि को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फाइंड कर लें और अध्ययन करें। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें जो स्क्रीन पे आपको नंबर देख रहे हैं, है ना, आप उस पर कंसल्ट करके यानी तो कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब, या आपकी जो प्रॉब्लम समस्या है मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।